So now today I will discuss the second last part of branches of biology, and most important definition is molecular biology. It is a study of biological molecules. Biological molecules means the molecules which are important for life, and therefore carbohydrates जिसे शुगर कहा जाता है, प्रोटीन्स है लाइक एग वाइट है, चने हैं, उसके साथ लिपिड्स जिसमें चिकनाई आ जाती है, फैट आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए। और बहुत सी मिस्टेक स्टूडेंट्स इसमें करते हैं। इसे याद करने के लिए जो मैंने आसान तरीका रखा है, क्यूट पीपल लव नेचर, इसे आप इसको याद रख सकते हैं, क्यूट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड सो ऑन। और इससे भी शॉर्ट फॉर्म है CPLN, C फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, P फॉर प्रोटीन्स, L फॉर लिपिड्स एंड N फॉर न्यूक्लिक एसिड। इससे भी इसे याद किया जा सकता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस स्टडी किए जाते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है। इसके साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ड्रग्स डेवलप की जाती हैं लाइक वैक्सीन्स हैं। इसके साथ इंसुलिन जो एक बैक्टीरिया से बनाई गई थी फर्स्ट टाइम, जो शुगर के पेशेंट्स को दी जाती है। इसके साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना। ये तीनों इंपॉर्टेंस जो है ये लिखना बहुत जरूरी है, अगर 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए इस पे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका डीएनए चेंज किया जाता है किसी पर्पस के लिए, उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जिसमें बैक्टीरिया जिसे इंसुलिन बनाई जाती है। इसके साथ आजकल बर्किना फासो अफ्रीका के अंदर मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए मॉस्किटोज का डीएनए चेंज किया जा रहा है, ताकि अगर वो किसी को काट भी लें तो मलेरिया ना हो। इसी तरह डेंगी मॉस्किटो के ऊपर भी रिसर्च चल रही है। तो ये जो दोनों मॉस्किटो होंगे, मलेरिया और डेंगी का, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। So now let's get going towards the next definition, cytology. As its name indicates, cytology is the study of cells. Cells को पढ़ना, जैसे एक टीवी का रिमोट होता है, उसमें सेल होते हैं, अगर वो खत्म हो जाए तो क्या रिमोट काम करेगा? नहीं करेगा। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, लाइक घर जैसे ईंटों से बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं, और सेल्स बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। साइटोलॉजी क्यों जरूरी है? साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। अनरेवल मींस साइटोलॉजिस्ट, एक जो साइंटिस्ट होता है, बायोलॉजिस्ट होता है, वो सेल्स को ओपन करके देखता है कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। न्यू ऑर्गेनेल्स हमेशा डिस्कवर्ड होते रहते हैं। इसके साथ साथ दे ऑल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सेल साइकिल को भी कहा जाता है, जिसमें पुराने सेल से नए सेल्स पैदा होते हैं। इसकी आसान एग्जांपल, अगर आपके हाथ पे चोट लग जाए, जख्म हो जाए, वो ठीक होना स्टार्ट होता है, वो सेल डिवीजन ही हो रही होती है वहां पे। नाउ हम सेल को देखते हैं। सेल इस तरह का एक 3D स्ट्रक्चर होता है, और ये एक बिजी फैक्ट्री की तरह है। जैसे इसके अंदर एक हेड ऑफिस है, ब्रेन है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और ऑर्गेनेल्स है। इसे मोर क्लियर करके देखा जाए तो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है यहाँ पर न्यूक्लियस, एंड देन ब्राउन कलर के माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं, दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। और येलो कलर के आपको वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं। ये सारे मिलकर काम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। नाउ लेट्स गेट गोइंग टुवर्ड्स द एम्ब्रियोलॉजी। नशोनुमा एक बेबी जैसे डेवलप हो रहा होता है, उसकी जो स्टडी है ये जानना बहुत जरूरी होता है, वो कैसे डेवलप होता है, कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए उसे ठीक किया जा सके। सो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। एग फीमेल सेल होता है, फीमेल गैमेट भी कहते हैं। उसमें जब स्पर्म एंटर होता है, मेल सेल एंटर होता है, तो वो फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है। इसमें हम चिक की एग्जांपल ले रही है। चिक एग है, ये फर्टिलाइज्ड हुआ और फिर इसकी नशोनुमा होनी स्टार्ट हुई। आप इसकी आंखें देखें तो बिल्कुल कलरलेस है, और इसमें आपको कोई खून की नालियां नजर नहीं आ रही, ब्लड वेसल्स नजर नहीं आ रही। देन ग्रेजुअली आंखों में एक कलर पैदा हुआ, आईज बनी, ब्लड वेसल्स बनी, और इस तरह से एक चिक बन गया। तो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जो स्टडी है, इसे ही एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ये क्यों जरूरी है? साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, ताकि टिश्यूज को अच्छे से पढ़ा जा सके, अब नॉर्मल बेबी पैदा ना हो, बर्थ डिफेक्ट्स उसके अंदर कोई नहीं होने चाहिए। तो एम्ब्रियोलॉजी बर्थ डिफेक्ट्स भी बताती है। आपने मोस्टली देखा हो कुछ ह्यूमंस के स्कल का साइज बहुत कम होता है, जिसे शार्डोला रैट्स भी कहते हैं। तो उसकी वजह यही है, विटामिन B9 की कमी हो जाती है, तो ब्रेन बन ही नहीं पाता। तो एम्ब्रियोलॉजी में ये चीजें पढ़ना जरूरी होती। फिर इसी के अकॉर्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स के, अगर कोई बर्थ डिफेक्ट आ गया तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द जेनेटिक्स। पेरेंट्स से जो भी करेक्टर्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या होते हैं ये करेक्टर्स? स्किन का कलर, इंटेलिजेंस, बालों का रंग, आंखों का रंग, इन सबको करेक्टर्स कहा जाता है। ये माँ बाप से बच्चों में आते हैं। लाइक ये फादर हैं, इनके बालों का कलर ब्राउन है, बेबी का भी ब्राउन है। मदर है, इनकी आइज का कलर ब्लू है, बेबी का भी ब्लू है। तो ये जो करेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ, जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी से स्टडी करती है उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स में और भी कुछ स्टडी किया जाता है। इसमें जेनेटिक डिजीजेस भी स्टडी की जाती है कि कौन से डिजीजेस पेरेंट्स से बच्चों में आई हैं। और जेनेटिक्स में डिजीजेस के अलावा हर साल जो क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बेटर वैरायटीज प्रोड्यूस की जाती हैं। जेनेटिक मेकअप चेंज किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उनसे पैदावार हासिल की जा सके। जैसे आपने
अफ्रीका से एक फ्रूट आता है एप्पल मैंगो कहते हैं, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ है। अब जो काउज हैं वो ज्यादा दूध देती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पैलेंटोलॉजी, से डेड साइंसेस भी कहा जाता है। ये फॉसल्स की स्टडी है। फॉसल्स क्या होते हैं? फॉसल्स एक्चुअली गुजरे हुए जमाने के जो जानदार थे जो अब मौजूद नहीं हैं, उनके हार्ड बॉडी पार्ट्स, लाइक उनकी जो हड्डियां हैं वो स्टोन बन गई हैं जमीन के नीचे, रॉक्स के नीचे, उनको निकालकर स्टडी किया जाता है। सो पैलेंटोलॉजी क्या है? मैं इसे कहता हूँ ये एक टाइम मशीन चलाने के बराबर है कि आप लाखों साल पीछे चले जाते हैं। जब उनकी हड्डियां मिलती हैं, आपको पता चलता है गुजरे हुए जमाने के जानदार कैसे थे, वक्त बदलने के साथ साथ उनमें क्या क्या तब्दीलियां आई। तो ये एक टाइम मशीन की तरह है। सो इंपॉर्टेंस पे चलें, एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है? कि वो जानदार बीते हुए ज़माने में कैसे थे, आज कैसे हैं। जैसा कि देखा जाए, जो घोड़ा है, पुराने ज़माने में अगर देखा जाए वो छोटा-सा होता था, उसकी नेक छोटी-सी थी, फिर वो गुज़रते लाखों सालों में उसमें इतनी तब्दीलियाँ आई कि उसकी नेक का साइज़, उसकी स्किन, उसकी टाँगों का साइज़ चेंज होता गया, और आज के दौर में घोड़ा आपको कितना खूबसूरत नज़र आता है। तो ये इवोल्यूशन है, इवोल्यूशनरी इसकी हिस्ट्री। तो आप लाखों साल पीछे नहीं गए, बस आपको ये छोटा जो घोड़ा है, हॉर्स है, इसकी बोन्स मिली, इसके फॉसिल्स में से, वहां से आपने इसे आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ डायनोसॉर्स, डायनो का मतलब होता है खौफनाक एंड सौर का मतलब होता है लिजर्ड्स। तो खौफनाक छिप्पियां थी, इनकी भी हड्डियां मिलती हैं। पता चलता है कि लाखों साल पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ये जमीन पर घुमा फिरा करते थे। तो इससे हमें पता चला कि ये जो आजकल बर्ड्स हैं, ये पुराने दौर के जो रेप्टाइल्स थे उनके अंदर चेंजेस आने से बने हैं। ये जो आपको बर्ड्स हवा में नजर आते हैं, ये पुराने दौर में रेप्टाइल्स जो थे, इनके आबाओ अजदाद थे। इसके साथ फॉसिल की डेफिनेशन बुक की एक विंडो में दी हुई है। और फॉसिल्स आर द रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब होता है बाकियात, जो बच जाता है। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। सॉफ्ट आहिस्ता आहिस्ता से गल सड़ जाते हैं, जो हार्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे हड्डियां हैं, बच जाती हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से स्टोनीफाई हो जाती हैं, स्टोन बन जाती हैं। द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, प्रिजर्व का मतलब महफूज हो जाते हैं, एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, कि एक जानदार था, उसकी डेथ हुई तो उसके ऊपर एक रॉक की लेयर, पत्थर, मिट्टी आ गई, और उसके बाद उसके ऊपर दूसरे जानदार आए, उन पे भी आ गई। तो जो सबसे जमीन के नीचे वाली तह में जानदार होंगे, उनकी हड्डियां होंगी, वो सबसे पुराने होंगे, और जो सबसे टॉप पे होंगे वो सबसे नए होंगे। एक एमसीक्यूज जो यहाँ से इस विंडो से लिया जाता है, द ओल्डेस्ट नॉन फॉसल इज साइनोबैक्टीरियम। याद रखना है, एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे आप। And last but not the least, taxonomy, the classification of organisms on the basis of similarities and difference. Taxonomy classification की study है। classification दर्जाबंदी को कहा जाता है कि organisms को similarities and differences की बेस पे अलग अलग करके रखा जा सके। और जैसा कि यहाँ पे देखा जाए, एनिमल्स सारे अलग ग्रुप में हैं, प्लांट्स अलग में हैं। फंजाई आपने देखी तो होगी, पिज्जा खाया होगा मशरूम वाला। और उसके साथ जो बैक्टीरिया हैं, उन्हें, उनका किंगडम मोनरा है, उनको अलग, और अमीबा वगैरह को अलग किया हुआ है। इसी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को समझने के लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। जब हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रख रहे होते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स की तलाश कर रहे होते हैं, जाहिर बात है 20 लाख से ऊपर जानदार अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो हमें नई स्पीशीज भी हर साल मिलती हैं, नए ऑर्गेनिजम्स भी हर साल मिलते हैं। एंड स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हमें पता चलता है किस जानदार का पास्ट के अंदर किसके साथ ज्यादा ताल्लुक था, तो उसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कहा जाता है। तो इसके साथ साथ अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ।